Today we are going to start atoms and molecules. Atoms and molecules. It's a very important topic क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो आगे की फ्यूचर क्लासेस में भी आपको कैरी फॉरवर्ड होंगे. इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है. ये आपके सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है 11th स्टैंडर्ड में. सो सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं जिससे पता लगता है कि हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है. चाहे आप शुगर लें, सॉल्ट लें, चेयर लें, टेबल लें या खुद को ही ले लें, हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनको हम एटम्स बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं. अब देखिए, इसको समझाने के लिए कि एटम्स और मॉलिक्यूल किस तरह से किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, उसके लिए कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ शो किए गए हैं जो हमें इस सेक्शन के अंदर पढ़ना है. प्लस एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हमें फार्मूला मेकिंग सीखना है कि एटम्स आपस में किस तरह से फार्मूला मेकिंग करते हैं, उनका फार्मूला मास कितना होता है और किस तरह से उसके मास को डिफाइन किया गया है स्टैंडर्डली. प्लस इसके अलावा गैशियस में कितना मास प्रेजेंट है किसी भी एटम्स का या किसी भी मॉलिक्यूल का, कितने एटम प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें भी हमें इस सेक्शन के अंदर ही पढ़नी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अभी हम शुरू करते हैं यहाँ पर. दैट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ. केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ. केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ में फर्स्ट लॉ है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड है हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लॉ. एंड थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लेकिन हमें सिर्फ इन दो लॉज के बारे में ज़्यादा स्टडी करनी है, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ. सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की. देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. केमिकल रिएक्शन के दौरान ये देखा गया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उस रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट, नए सब्सटेंस बनते हैं जिनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. जब उन प्रोडक्ट का मास लिया गया और रिएक्टेंट का पहले मास लिया गया तो देखा गया कि रिएक्टेंट का जो मास था और प्रोडक्ट का जो मास था वो आपस में इक्वल है. इट मीन्स है कि जितनी चीज़ों ने पार्टिसिपेट किया था उतनी ही चीज़ें नए सब्सटेंस में भले ही कन्वर्ट हो गई हों लेकिन उसके मास में ना तो इंक्रीमेंट हुआ है और ना ही डिक्रीमेंट हुआ है. तो इस तरह से ये बहुत ऑब्जर्व किया गया अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में और ये निकाला गया, निष्कर्ष निकाला गया कि जो मास है वो कांस्टेंट रहता है. तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ डिफाइन किया गया. ये डिफाइन किया था लवेजियर ने और उन्होंने बताया दैट कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास neither be created nor be destroyed, but can be changed from one form to another form. इट मीन्स कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने रिएक्टेंट लिए हैं, रिएक्टेंट अगर 50 ग्राम है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका मास भी, टोटल मास कितना आना चाहिए, 50 ग्राम ही आना चाहिए. इस प्रोडक्ट में एयर भी इंक्लूड हो सकती है, जो भी गैस निकली हुई है वो भी इंक्लूड हो सकती है क्योंकि वो भी इस रिएक्टेंट का पार्टिसिपेट थी इस वजह से. तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया, हीट करने से ये डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया. कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो होता है 100 ग्राम
कैल्शियम ऑक्साइड का मास जो होता है वो होता है 56 ग्राम और CO2 का जो मास होता है दैट इज 44 ग्राम। इस तरह से अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल मास किसके बराबर आ गया, 100 ग्राम के बराबर। इट मीन्स दैट कि जो रिएक्टेंट का मास था वही प्रोडक्ट का मास है। तो ये शो होता है कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया है। इसी तरह से बहुत सारी रिएक्शंस देखी गई जहाँ पर देखा गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कैसा था, इक्वल। तो कंजर्वेशन ऑफ मास is mass neither be created nor be destroyed, can change one form to the another form. इसके बाद नेक्स्ट लॉ आता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ क्या होता है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ के बारे में बोला गया है कि जिस तरह से वाटर की सपोज बात करते हैं, वाटर चाहे आप इस अर्थ का पिए, चाहे आप चंद्रमा पे जाके ढूंढे या आप मार्स पे जाके ढूंढे, इसका जो प्रोपोर्शन है H2O ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अकेला H2O के बारे में नहीं, आप किसी भी दूसरे सब्सटेंस के बारे में या कंपाउंड के बारे में भी बात कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, आप चाहे इंडिया की कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें चाहे अमेरिका की कार्बन डाइऑक्साइड की, उसका प्रोपोर्शन या उसका फॉर्मूला हमेशा कैसा रहेगा, CO2 ही रहेगा। ये जब बहुत सारे कंपाउंड में ऑब्जर्व किया गया तो उस बेसिस पे ये लॉ बनाया गया है कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ के बारे में कहा गया है कि अ केमिकल कंपाउंड consists same element in a fixed ratio. A chemical compound consists same element in a fixed ratio. इस तरह से हमें पता लगता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होगा वो कभी एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में कंसीडर किए रहेगा। A chemical compound always consists same element in a same proportional of mass. That is called chemical combination law. chemical combination law में एग्जाम्पल देखिए H2O। आप वाटर कहीं भी देखेंगे हमेशा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दैट इज 1। सो 2:1 का रेशियो है हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। इस तरह से हम ये सब कह सकते हैं कि 2:1 ये जो रेशियो है बाय वॉल्यूम हमेशा रहेगा, चाहे आप वाटर को कहीं भी किसी भी जगह से इकट्ठा करते हैं तो। सेकेंड एग्जाम्पल हम बात करते हैं दैट इज CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है, 1 और ऑक्सीजन का कितना है, 2। 1/2 बाय वॉल्यूम। ये यहाँ जो अभी मैंने रेशियो लिखा है बाय वॉल्यूम लिखा है। अब देखिए लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बाय मास की, तो मास से किस तरह से, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का मास होता है, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16। इस तरह से ये हो गया 2:16 मीन्स 1:8 बाय मास। तो वाटर का जो रेशियो है 1:8 बाय मास, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। CO2 का मास का चेक करते हैं। कार्बन का जो मास होता है दैट इज 12 एंड ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज, एक ऑक्सीजन 16 तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, थ्री इज टू एट बाय मास। सो
हमने बाय वॉल्यूम भी रेशो निकाल लिया है और बाय मास भी रेशो निकाल लिया। अब आप लोग एक क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि ये जो मैं मास लिख रही हूँ ये मास आ कहाँ से रहा है। तो देखिए इसी सेगमेंट के अंदर हमें एलिमेंट्स के मास को भी याद करना है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, जो इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको हर एक एलिमेंट एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स के मास अपने को याद करने हैं ताकि इस तरह के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बाद नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या हम ये मैथमेटिक्स वाला लॉ नहीं है, इसको हम मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन आप लोग स्टडी करेंगे 11th स्टैंडर्ड में, जो दो एलिमेंट में अलग अलग तरह से पॉसिबल हो सकता है। एनीवे द कंजर्वेशन ऑफ मास, mass neither be created nor be destroyed, can change one form to the another form, and constant proportion law का मतलब होता है कि कोई भी compound जो होता है वो always consists same element in a same proportion of mass। इस segment के बाद अब important एक theory आती है that is called Dalton atomic theory, जो उन्होंने atoms के बारे में दी थी। Dalton's atomic theory, देखिए ये माना गया था कि जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। इसमें सबसे पहले जो थ्योरी पेश की गई वो थी डाल्टन के थ्रू। इन्होंने 1808 में एक एटॉमिक थ्योरी प्रोड्यूस की जो ये बताती है कि जो मैटर होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसीलिए इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट रखे, बाद में उन पॉस्टुलेट में कुछ मिस्टेक्स भी दिखाई गई, यानी लिमिटेशन भी, ड्रॉबैक भी प्रोड्यूस की गए। लेकिन सिंस उन्होंने सबसे पहले एटम की थ्योरी प्रोड्यूस की, इसलिए हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होती क्या है। सो देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, सारे के सारे एटम्स बहुत छोटे होते हैं। सेकेंड हम इसके बारे में लिखते हैं एटम्स नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सो एटम, किसी भी एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफर हो जाता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे एटम्स आर आइडेंटिकल। उन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट में अगर एटम प्रोड्यूस, किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, चाहे उनका साइज हो, चाहे शेप हो, चाहे मास हो, वो हमेशा कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल ही रहेंगे। फोर्थ, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। इस तरह से ये कुछ पॉस्टुलेट आए थे, उन्होंने बताया कि अलग अलग एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग तरह से हो सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल रहेंगे। ये जो थ्योरी थी ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों को ही प्रूफ कर रही थी। किस तरह से? कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो देखिए डाल्टन्स ने क्या कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आइडेंटिकल एटम थे, इसीलिए जब हमने उसको ब्रेक किया तो वो भले ही ब्रेक होकर आधे आधे अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हों, लेकिन एक्चुअली सेम होने की वजह से कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ 100 एटम्स थे तो यहाँ भी 56 एटम और 44 एटम्स आ गए हैं, तो टोटल जो कंजर्वेशन था, टोटल जो एटम था वो अभी भी है। इसीलिए एटम्स को कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हमने एक कंपाउंड को ब्रेक किया, एटम्स को आधा आधा कर दिया, लेकिन एटम इटसेल्फ कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, सो अब नेक्स्ट उसमें आता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। उन्होंने बताया कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला फिक्स क्यों है,
फिक्स इसलिए है क्योंकि उसके एटम कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, इस वजह से उसका फॉर्मूला भी फिक्स है। इस तरह से उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ दोनों को प्रूव कर दिया। बट द थिंग इज दैट बाद में इसमें ड्रॉबैक आया जब रेडियो एक्टिविटी आई। रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस, इसमें एटम को डिवाइड कर दिया गया। एटम 3 छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो गया, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। सेकेंडली, जब इसको डिवाइड कर दिया गया तो इसका ये इस थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। सेकेंड वाली चीज, एटम आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और इसको उन्होंने बोला कि दैट इज द एक्चुअली स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रॉन्ग हो गया, क्योंकि एटम को डिवाइड किया तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूट गया, तो इसलिए अब वो और स्मॉलेस्ट बचा नहीं था। इस तरह से हो गया। और उन्होंने पोस्टुलेट दिया था एटम्स आर आइडेंटिकल, ये भी गलत हो गया। उन्होंने देखा बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी थी जिसमें एटम्स के मास अलग थे, उनका साइज अलग था और उनका शेप अलग था। तो इस तरह से एटम्स आर आइडेंटिकल वाला जो पोस्टुलेट था वो भी गलत हो गया। कुछ ड्रॉबैक आने की वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फिर फेल किया गया और उसके रिस्पेक्ट में फिर अलग अलग थ्योरी आनी प्रोड्यूस हो गई। इस सेगमेंट में अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि एक्चुअली एटम होता क्या है और किस तरह का होता है, इसका रेडियस क्या होता है, एटम के सिंबल क्या होते हैं, किस तरह से अलग अलग गैसेस के अलग अलग सिंबल दिए गए हैं एटम को शो करने के लिए। सो नाउ कम टू द एटम। तो ये चीज तो पक्का है कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नॉट स्मॉलेस्ट बट द एटम इज अ स्मॉल पार्टिकल। इससे ही अलग अलग तरह के मैटर्स बने हुए हैं। इसमें चीज़ आती है एटम में कि एटम का रेडियस कितना हो सकता है। तो एटम की रेडियस के बारे में बताया गया है कि इट्स नियर अबाउट रेडियस ऑफ एटम इज नियर अबाउट 10 to power -9 मीटर, मीन्स 1 नैनोमीटर शो किया गया है। हालांकि कहीं कहीं 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 to power -10 भी शो किया गया है। So radius of atom is near about, it's not actually fixed, is near about 1 nanometer, या फिर हम 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 to power -10 मीटर भी बोल सकते हैं। एटम्स को हम नॉर्मल आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो अब जब हम एटम को देख नहीं सकते तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिससे हम एटम को देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली एटम प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, it's HCM, STM, scanning, tunneling, microscope. Scanning, tunneling microscope can create the computerized image of the atom. और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम ब्लड स्फीयर टाइप के एटम्स को देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एटम्स को हम नॉर्मल आइज से तो देख ही नहीं सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दैट इज STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं और वो भी एग्जैक्टली नहीं नजर आते, ब्लड स्फीयर की तरह हमें नजर आते हैं। कंप्यूटराइज्ड इमेज बन सकती है जिसके थ्रू हम एटम्स को पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये एटम्स हैं और जब ये एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं एटम्स के सिंबल की, किस तरह से सिंबलाइजेशन किया गया है अलग अलग गैसेस के एटम्स का या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का, और किसने सबसे पहले शो किए थे और बाद में किस तरह से इसको चेंज कर दिया गया। Here I have written few symbol of the element. ये सिंबल ऑफ एलिमेंट पहले के समय में लिए गए थे जो डाल्टन ने शो किए थे। इनको याद करना तो बहुत मुश्किल है, आई नो दैट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये बताए गए हैं। देखिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है सर्कल करके एक डॉट बनाया गया है, दैट इज द हाइड्रोजन सिंबल। कार्बन का सिंबल पूरी तरह से फिलअप किया गया है स्फीयर के फॉर्म में। ऑक्सीजन इस तरह, सल्फर लाइक दैट, प्लैटिनम सर्कल के अंदर P, आयरन, देन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड एंड मर्क्यूरी। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं इन सिंबल्स को याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो इन सिंबल को रिप्लेस किया गया है
उनके लैटिन नाम के फर्स्ट लेटर से या इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के जिस नाम से कोई एलिमेंट शुरू हुआ है उसके फर्स्ट लेटर से उसको रिप्लेस किया गया है। तो जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न सिंबल है, वो किस तरह के हैं? देखिए मॉडर्न सिंबल, मॉडर्न सिंबल में अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इनके इंग्लिश नेम की बात करते हैं पहले। इंग्लिश सिंबल, लैटिन सिंबल भी प्रेजेंट है और इंग्लिश सिंबल भी प्रेजेंट है। इंग्लिश सिंबल हो सकता है उसके नाम का फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट के साथ साथ उसका सेकंड लेटर भी। तो जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H ओनली। ओके, देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर है O, इसीलिए इसका सिंबल भी क्या हो गया है? जस्ट अ O। बात करते हैं हम इसकी लिथियम की। लिथियम, लिथियम का फर्स्ट लेटर L है, सेकेंड लेटर I है, इसीलिए हमने इसको लिया है Li के फॉर्म में लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड बोरॉन। बोरॉन का फर्स्ट लेटर B। बेरिलियम, फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर इट्स Be। इसके बाद दैट इज कार्बन। कार्बन का सिंबल C लिया गया है। देन कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल N, कैपिटल N। फ्लोरीन, कैपिटल F। इस तरह से इंग्लिश सिंबल फर्स्ट लेटर या दूसरा। कैल्शियम भी लिखते हैं, कैल्शियम का Ca। तो देखा आपने किस तरह से मॉडर्न सिंबल अपने को इजी कर देते हैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल को याद करना। उसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट और सेकंड लेटर को ऐड करके हम उसके सिंबलाइज बना सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके ओरिजिन लैटिन वर्ड से है, इसीलिए कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनका नाम उनके लैटिन ओरिजिन से भी लिया गया है, यानी लैटिन वर्ड से भी लिया गया है। सो हियर आई एम राइटिंग फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स जिनका नेम लैटिन ओरिजिन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। Here you can see the table. Here I have written English name of the few elements. उनका सिंबल है और उनके लैटिन नेम है। कई बार क्वेश्चन आता है कि उसका लैटिन नेम क्या हो सकता है किसी एलिमेंट का, तो ध्यान दीजिएगा कुछ सिंबल हैं जो लैटिन नेम से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, लेकिन इसका ये जो सिंबल लिया गया है उसके लैटिन नेम से लिया गया है जो है नेट्रियम। सो Na इज टेकन फ्रॉम द लैटिन नेम, दैट्स व्हाई इसका सिंबल क्या है Na। सेकेंड देखिए K मीन्स दैट इज द पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल है K और K कम्स फ्रॉम द लैटिन नेम, इट्स कैलियम। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का लैटिन नेम है फेरम और फेरम के फर्स्ट टू लेटर लिए गए हैं, दैट इज द Fe। कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम और क्यूप्रम के फर्स्ट टू लेटर लिए गए हैं Cu। देन सिल्वर, सिल्वर का नाम है अर्जेंटिनम और अर्जेंटिनम का सिंबल लिया गया है Ag। गोल्ड, गोल्ड इज ऑरम एंड ऑरम के फर्स्ट टू लेटर लिए गए हैं, दैट इज Au। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज हाइड्रोजियम एंड हाइड्रोजियम का लिया गया है Hg। टिन, टिन मीन्स स्टेटिनम एंड स्टेटिनम का लिया गया है Sn। एंड लेड, लेड मीन्स प्लम्बम और प्लम्बम का सिंबल लिया गया है Pb। आप सोच रहे होंगे इसकी इनको किस तरह से याद करेंगे। जैसे जैसे हम इसको यूज करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें से फर्स्ट 20 जो एलिमेंट है वो तो अपने को याद करना है, जो मैं जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ूंगी वैसे वैसे बता दूंगी कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इनको स्पेशली इंग्लिश नेम और उनके सिंबल याद रहने चाहिए। 9th क्लास में आपको लैटिन नेम से भी पूछा जा सकता है कि लैटिन नेम का सिंबल क्या होता है।